जितने भी एस्पिरेंट्स कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल एंड सिविल के डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अनअकैडमी के कॉम्बैट सेशन को आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो 21 फेब को 11 बजे सुबह में। ठीक है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स लाइव ज्वाइन करेंगे उन पार्टिसिपेंट्स में से टॉप 3 विनर्स को 100% का स्कॉलरशिप मिलने वाला है, वो भी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, जिसके थ्रू आप गेट एंड ईएसी के किसी भी लेक्चर्स एंड कोर्सेज को आप क्या कर सकते हो, फ्री में देख सकते हो। ठीक है, और ये अनअकैडमी कॉम्बैट जो होने वाला है वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो मनीष यादव का, जिसके थ्रू आप अनअकैडमी कॉम्बैट सेशन को बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हो और 100% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 100 winners from each branch will be given additional discount। ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट सेशन के जो क्वेश्चंस फ्रेम होने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स के थ्रू फ्रेम होने वाले, जैसे कि रविंद्र बाबू रघुला सर, रेड्डी सर, विष्णु सर, अंकित गोयल सर, सौरभ ठाकुर सर, इनके जैसे हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स क्वेश्चंस फ्रेम करने वाले, जो कि आईआईटी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे एंड ऑल इंडिया रैंक 1 रह चुके हैं। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट सेशन को लाइव ज्वाइन करते हो, जिसके थ्रू अगर आपकी रैंक 1 to 3 आती है, तो आपको बिल्कुल फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपकी रैंक 4 to 10 आती है तो 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, और अगर आपकी रैंक 11 to 50 आती है तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, सिमिलरली रैंक 1 to 100 अगर आपकी आती है तो 25% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट सेशन को लाइव ज्वाइन करते हो और अगर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, तो वो जो स्कॉलरशिप होगी वो आपको अवेल करना होगा विद इन 7 डेज। ठीक है, सिमिलरली वो 6 मंथ एंड हायर ड्यूरेशन सब्सक्रिप्शन पे वैलिड होगा। ठीक है, एंड वो सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन पे वैलिड होगा, नॉट ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सिर्फ आप स्कॉलरशिप को क्या कर सकते हो, प्लस के सब्सक्रिप्शन पे आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आप कोई एक्स्ट्रा कोड डालकर आप डिस्काउंट नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आप इनको देख सकते हो। ठीक है, और जो ऑलरेडी प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट सेशन को लाइव ज्वाइन करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ये लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, जिससे कि आप डायरेक्टली अनअकैडमी कॉम्बैट सेशन को लाइव ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो कि 21 फेब को 11 बजे सुबह में कंडक्ट कराया जाने वाला है। ठीक है, और आप इस लिंक पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हो। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, और अगर आप मेरा कोड यूज कर सकते हो मनीष यादव का, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि हमारे पास में गेट 2021 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, वो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2021 के इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में एप्टीट्यूड के सेक्शन में पूछा गया था। देखते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं S1 एंड S2, और हमारे पास में उसका दो कंक्लूजन दिया है C1 एंड C2। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है हमारे पास में ऑल पर्पल आर ग्रीन। तो हमारे पास में क्या है, ये पर्पल वाला सर्कल मैंने छोटा सा बना दिया, ये पर्पल है, और बोला गया कि जितने भी पर्पल है वो क्या है, ग्रीन है। तो इस पर्पल वाले सर्कल को मैं क्या कर लूंगा, ग्रीन वाले सर्कल के फुल्ली अंदर रख देता हूँ। ये हमारे पास में बन गया ऑल पर्पल आर ग्रीन। ये जो पर्पल वाला सर्कल है वो फुल्ली ग्रीन वाले सर्कल के अंदर है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल ब्लैक आर ग्रीन। तो मैं एक ऐसा सर्कल बना सकता हूं जो कि इस ग्रीन के अंदर हो। ठीक है, तो ऑल ब्लैक आर ग्रीन। ऐसा भी हो सकता है हमारे पास में ये ब्लैक इस पर्पल के साथ में इंटरसेक्शन हो सकता है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, और करके मैं इसी का एक और डायग्राम बना दे रहा हूं। ऐसा हो सकता है हमारे पास में पहला जो स्टेटमेंट था वो क्या था, ऑल पर्पल आर ग्रीन। तो ये मैंने बना दिया,
लेकिन जो यहाँ सेकंड वाला स्टेटमेंट है ऑल ब्लैक आर ग्रीन, तो हमें ये नहीं पता है कि ये जो ब्लैक और पर्पल है ये इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम दोनों केस लेके चेक कर लेते हैं। एक बार हमने इंटरसेक्शन ले लिया, सेकंड वाला जो केस है यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन ले लिया ब्लैक का और पर्पल का, और यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन नहीं लिया। ठीक है, चलिए दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास में यहाँ स्पेसिफाइड नहीं किया गया। कंक्लूजन में क्या बोला जा रहा है, सम ब्लैक आर पर्पल, सम ब्लैक आर पर्पल। तो हमारे पास में अगर हम इसको देखें तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला वाला जो सॉरी कंक्लूजन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास में पहला वाला कंक्लूजन जो है वो पार्शियल करेक्ट है। दैट मीन्स अगर ऐसा होगा तो C1 दैट इज कंक्लूजन 1 करेक्ट होगा, बट अगर इस तरह का होगा तो कंक्लूजन 1 करेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास में स्पेसिफाइड नहीं बोला गया। ठीक है, दूसरा वाला कंक्लूजन क्या है, नो ब्लैक इज पर्पल, हमसे बोला गया नो ब्लैक इज पर्पल। तो जो सेकंड हमारे पास में कंक्लूजन है अगर हम इसको कंसीडर करें, ये पहला वाला जो हमारे पास में डायग्राम है तो उसके हिसाब से कंक्लूजन 1 करेक्ट है, लेकिन अगर मैं दूसरे वाले जो हमारे पास में डायग्राम है उसके थ्रू अगर मैं जाऊं तो जो C2 है वो गलत हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास में जो C1 एंड C2 है, C1 एंड C2 इन दोनों में से कोई एक ही हमारे पास में क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, दोनों तो नहीं हो सकता एक साथ में। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में जो पहला वाला ऑप्शन देखिए, आइदर C1 और C2, यहाँ पर C2 होगा, आइदर C1 और C2 इज करेक्ट। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में या तो कंक्लूजन 1 करेक्ट होगा या तो कंक्लूजन 2 करेक्ट होगा, दोनों एक साथ करेक्ट नहीं हो सकते। क्यों, अब देख रहे हैं मैंने दोनों डायग्राम बनाया है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है एट अ टाइम, दोनों एक साथ करेक्ट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइदर C1 और C2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2021 के इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में पूछा गया था एप्टीट्यूड के सेक्शन। देखते इसको, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन टू द ओरिजिनल इक्विलेटरल इज। हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, मैं इसको नेमिंग कर देता हूं A, B और C में बोल देता हूं। तो जो ABC ट्रायंगल है वो क्या हमारे पास में इक्विलेटरल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हमारे पास में यहाँ जो देख रहे हैं आप ये वाला जो है ये हेक्सागन हमारे पास में, कलर चेंज कर देता हूँ ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ये हेक्सागन है। ठीक है, तो हमारे पास में हेक्सागन का एरिया क्या होता है, आपको अगर हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला अगर पता हो तो एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन हमारे पास में क्या होता है, √3 अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर होता है हमारे पास में। ठीक है, ये होता है, तो आपको ये थोड़ा याद रहना चाहिए था तभी आप क्वेश्चन को बना पाओगे, अदरवाइज आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन और भी करना पड़ जाएगा अगर आप इसको यहाँ से डायगोनली क्या होता है ज्वाइन करोगे, फिर उसके बाद आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारे पास एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है। ये तो बहुत लोग एकदम इजीली समझते होंगे। चलिए, तो ये हमारे पास में आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और हमारे पास में हेक्सागन का मैंने एरिया लिख दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे पास में जो ए होगा साइड वो कैसे होगा। तो अगर आप ये देखें हमारे पास में, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड अगर मैं मान लेता हूँ 3 है, ये वाला पूरा मैं मान लेता हूँ कि अगर 3 है, तो जो हेक्सागन का हमारे पास में साइड होगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 1 होगा, तभी हमारे पास में ऐसा आएगा। ठीक है, इक्वली डिवाइडेड होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि हेक्सागन का साइड क्या हो जाएगा हमारे पास में, हेक्सागन का साइड क्या हो जाएगा 1। अगर मैं बोल रहा हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 3 है तो हेक्सागन का साइड क्या हो जाएगा 1। तो बस हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, एरिया ऑफ हेक्सागन, दैट मींस हेक्सागन को क्या रखना है, ऊपर रखना है, तो 3√3/2 इंटू 1 का स्क्वायर, और हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिनोमिनेटर में रखना है, √3/4 इंटू a स्क्वायर, दैट मींस 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास में देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, √3 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में और क्या होगा,
और हमारे पास में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए हाँ 3 ये जा रहा है, ये भी 3 जा रहा है, तो ये हमारे पास में 2 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास में 3 जो है वो नीचे ही रह जाएगा। दैट मीन्स 2:3 हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास में यहाँ पर 2:3। दैट मीन्स एरिया ऑफ हेक्सागन टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास में रेशियो क्या आएगा, 2:3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पास में P एंड Q पॉजिटिव इंटीजर है और हमारे पास में बोला है P अपॉन Q प्लस Q अपॉन P इज इक्वल टू बोल दिया गया है 3 है और हमें वैल्यू चाहिए P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, सिंपली आप क्या कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, जो हमारे पास में गिवन है उसमें दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या होगा हमारे पास में, देखिए मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, देखिए P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर प्लस 2 इंटू जब आप A इंटू B करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, कैंसिल हो जाएगा कुछ चीजें। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, P और P, Q और Q कैंसिल हो गया और इस साइड तो 9 आएगा। दैट मीन्स हमारे पास में P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन P का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 7, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन, एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2021 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एप्टीट्यूड के सेक्शन में पूछा गया था क्वेश्चन। देखते हैं इसको। हमारे पास में लिखा गया 7 cars PQRSTUV are parked in row not necessarily in that order। ठीक है, the cars T and U should be parked next to each other। तो हमारे पास में T and U टुगेदर होने चाहिए, यही बोला गया है। दैट मीन्स T और U क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टू ईच अदर होना चाहिए, ये बोला है। ठीक है, उसके बाद बोला गया द कार S and V also should be parked next to each other। that means S and V, सॉरी T and U था ना, सॉरी T के साथ में U था, मैंने V लिख दिया था, कोई बात नहीं। T and U should be parked together and S and V also should be parked together। ठीक है, ये लीजिए भैया। उसके बाद क्या है, where P and Q can't be parked next to each other। P and Q can't be parked together। ठीक है, मैंने क्रॉस लिख दिया, दैट मीन्स टुगेदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q and S must be parked next to each other। Q and S must be parked next to each other। that means Q and S together होना चाहिए। R is parked to the immediate right of V। R is parked to the immediate right of V। ठीक है, that means ऐसा ओरिएंटेशन होना चाहिए, लेफ्ट साइड में V होना चाहिए, राइट साइड में R होना चाहिए। ठीक है, T is parked to the left of U। T is parked to the left of U। ठीक है, दैट मीन्स जो T है वो U के लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हमसे पूछा गया चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पर 7 प्लेसेस बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए कि हमारे पास में यहाँ पर कौन कौन सी चीज टुगेदर होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है S and V टुगेदर, ये देखिए, एंड T and U टुगेदर। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं S और यहाँ पर लिख देता हूं मैं V। ठीक है, S and V टुगेदर होना चाहिए। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है Q and S भी आपस में टुगेदर होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, QS and V, QS and SV। आप देख रहे हैं दोनों के बीच में कॉमन क्या है, S। दैट मीन्स QS and V हमारे पास में इसी ओरिएंटेशन में होना चाहिए, एक साथ। ठीक है, अब क्या बोला गया हमारे पास में T and U टुगेदर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं T and U, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं T and U, तो आप देखिए ये वाला तो फुलफिल हो रहा है हमारे पास में T and U टुगेदर, साथ ही साथ ये वाला भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। कैसे, T जो है वो U के लेफ्ट साइड में मैंने लिख दिया, दैट मीन्स ये वाला भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है और ये वाला भी फुलफिल हो रहा है। ठीक है।
अब मेरे को चाहिए v के राइट, जो हमारे पास में क्या लिखा है, v एंड r राइट में होना चाहिए, दैट मीन्स v के राइट में r होना चाहिए, दैट मीन्स हमारे पास में ये तो गलत हो जाएगा, तो हम क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। ये लीजिए इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v के राइट में क्या होना चाहिए, r, तो मैंने यहाँ पर v के राइट में r कर दिया, और जो t और u है उसको मैंने कुछ यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये वाला कंडीशन भी हमने फुलफिल कर दिया है, दैट मीन्स v के राइट में r है, v के राइट में r है, बिल्कुल करेक्ट हो गया ये वाला स्टेटमेंट। एंड t एंड u टुगेदर, t और u भी आपस में टुगेदर है, बहुत सही। अब तो हमारे पास में बचा क्या है, बचा हमारे पास में यहाँ पर p है, तो मैंने p को यहाँ बिठा दिया। अब आप चेक करिए कि हमारे पास में हर एक कंडीशन मैंने फुलफिल किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो मैं एक बार हर एक कंडीशन को रीड करके आपको बता देता हूँ कि फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, हो सकता है थोड़ा समझ में ना आ रहा हो आपको, ठीक है। तो ये लीजिए मैंने यहाँ से थोड़ा थोड़ा इरेज कर दिया, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। ये देखिए, तो हमारे पास में क्या लिखा है, सबसे पहला कंडीशन था t एंड u टुगेदर होना चाहिए, तो आप देखिए t एंड u टुगेदर, दैट मींस पहला कंडीशन फुलफिल्ड। s एंड v टुगेदर, तो s एंड v टुगेदर फुलफिल्ड हो गया, दूसरा वाला कंडीशन भी फुलफिल हो गया। तीसरा वाला कंडीशन क्या था, p एंड q नॉट टुगेदर होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं p एंड q क्या आपस में एक साथ में है, नहीं है, दैट मींस p एंड, ये वाला कंडीशन भी फुलफिल हो गया। q एंड s टुगेदर, q एंड s एक साथ में है, बिल्कुल सही, ये वाला भी कंडीशन फुलफिल्ड। v के राइट में r होना चाहिए, तो v के राइट में भैया r मैंने ऑलरेडी डाल दिया, तो एकदम ये वाला भी कंडीशन फुलफिल हो गया। अब बोला गया है t जो है वो u के लेफ्ट में होना चाहिए, तो t जो है वो u के लेफ्ट में है, दैट मींस ये वाला कंडीशन भी फुलफिल्ड। अब हमसे पूछा क्या गया, देखिए पूछा गया है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, मेरे को पूछा गया कि इन चारों में से, ऑप्शन में से, ABCD में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो अगर मैं बात करूं, देयर आर 2 कार्स पार्क्ड बिटवीन Q एंड V, तो आप मेरे को ये बताइए, थोड़ा सा इरेज करता हूं यहाँ पर ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताइए कि Q एंड V के बीच में यहाँ बोला गया देयर आर 2 कार पार्क्ड बिटवीन Q एंड V, तो क्या हमारे पास में Q एंड V के बीच में 2 कार पार्क्ड हैं, बिल्कुल नहीं, दैट मींस ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, और हमें वही चाहिए था, इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए था हमें क्या बोला गया था, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है, इनकरेक्ट है, Q एंड V के बीच में सिर्फ एक कार पार्क्ड है, दैट मींस S पार्क्ड है। ऑप्शन बी को एक बार आप देखें, V इज द ओनली कार पार्क्ड बिटवीन S एंड R, तो V जो है वो S और R के बीच में पार्क्ड है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए था, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए ऑप्शन सी, P इज पार्क्ड एट एक्सट्रीम एंड, P जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है, बिल्कुल सही, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, दैट मींस हमारे पास में हमें चाहिए था क्या, इनकरेक्ट ऑप्शन, लेकिन ये तो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी क्या है, Q एंड R आर नॉट पार्क्ड टुगेदर, Q एंड R हमारे पास में क्या है, एक साथ पार्क्ड है, हमारे पास में नहीं पार्क्ड है, दैट मींस यहाँ बोला गया Q एंड R आर नॉट पार्क्ड टुगेदर, दैट मींस ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारे पास हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट ऑप्शन, तो हमारे पास में B, C, D तीन ऑप्शंस करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, और हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में, तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन को मैंने क्लियरली आपको समझा पाया होगा, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये क्वेश्चन गेट 2021 के इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्टीट्यूड के पेपर में पूछा गया था, देखते हैं इसको। द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द लाइन PQ, ये वाला जो लाइन है PQ का, ठीक है, बिकम्स द लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट मींस हमारे पास में ये एक मिरर का काम करना चाहिए हमारे पास में, उसके लिए कितने लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमें ऐड करने होंगे इस पूरे फिगर में, ठीक है। तो अगर हमें PQ को मिरर इमेज बताना है, दैट मींस PQ को मिरर इमेज में ट्रीट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कितने स्क्वायर्स ऐड करने पड़ेंगे, देखिए हमारे पास में ये पहला स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा कुछ इस तरह का, ठीक है, ये वाला स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, मैं कलर चेंज करके करता हूँ, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में मैं रेड कर देता हूँ। चलिए तो देखिए हमारे पास में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ,
ये हमारे पास में एक स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब दूसरा स्क्वायर हमें कहाँ ऐड करना पड़ेगा, इसका मिरर इमेज, जो कि होगा कुछ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होगा कुछ इस तरह का। दूसरा स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। अब तीसरा स्क्वायर हम कहाँ ऐड करना पड़ेगा, यहाँ ऐड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चौथा स्क्वायर हमें कहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, आप बताइए मेरे को। तो अगर मैं इस वाले बॉक्स को अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, यहाँ पर एक स्क्वायर, और यहाँ पर भी अगर मैं ऐड कर दूं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, सिमेट्री आ जाएगी। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स कितने स्क्वायर हमने ऐड किया है, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स हमने क्या किए हैं, ऐड किए हैं टू PQ लाइन को सिमेट्रिक बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट मीन्स 6 नंबर ऑफ स्क्वायर्स मस्ट बी एडेड टू द लाइन PQ becomes the symmetry, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में गेट 2021 के इलेक्ट्रिकल के एप्टीट्यूड के सेक्शन में पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। Which of the following number is exactly divisible by 11 raised to power 13 plus 1? तो हमारे पास में पूछा गया है कि अगर मैं डिनोमिनेटर में 11 raised to power 13 plus 1 रखता हूं, तो हमारे पास में मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूं इन ऑप्शन में से न्यूमरेटर में, जो कि हमारे पास में ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 11 raised to power 13 plus 1 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक छोटा सा मैं बात लिख रहा हूँ, देखिए, a raised to the power n minus b raised to the power n upon a plus b। अगर हमारे पास में n यहाँ पर इवन होगा, तो हमारे पास में ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, दैट मीन्स रिमाइंडर 0, ठीक है। ये हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करूं, पहले इसको आप एक बार क्या बोलते हैं, वेरीफाई कर लीजिए। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, सपोज करिए मैं अभी क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूं, मैं जस्ट इस प्रॉपर्टी को एक बार आप चेक करिए कि ये प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं है। कैसे वैलिड है या नहीं है चेक करेंगे, तो आप a की वैल्यू को सपोज कर लीजिए 3 है, मान लेता हूं मैं a की वैल्यू को 3, b की वैल्यू को मान लेता हूं 2, और n कोई भी मैं एक इवन नंबर ले लेता हूं, n की वैल्यू को मैं मान लेता हूं 2, ठीक है। मैंने रैंडमली नंबर्स को पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। a की वैल्यू को लिया है मैंने 3, b की वैल्यू को लिया है मैंने 2, और n की वैल्यू को लिया है मैंने 2। n तो इवन चाहिए था हमें, ठीक है। तो हमारे पास में अगर मैं बात करूं तो 3 3 9, और यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ गया 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट मींस रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पर 0, दैट मींस कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। दैट मींस ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये वैलिड है, ठीक है। किसके लिए भाई वैलिड है, n इक्वल टू इवन के लिए, दैट मींस अगर n इवन होगा तो वैलिड होगा। तो अगर मैं बात करूं हमारे पास में, अगर मैं इसको क्वेश्चन में यूज करता हूं, तो हमारे पास में देखिए, अगर मैं इस वाले ऑप्शन की मैं बात करूं, ऑप्शन सी की मैं अगर मैं बात करता हूं, दैट मींस 11 raised to power 52 minus 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 11 raised to power 13 raised to the power 4, मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दैट मींस मैं लिख रहा हूं 11 raised to power 13, उसका हमारे पास में क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस, सॉरी स्क्वायर नहीं, raised to power 4 करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ये वाली प्रॉपर्टी को कंपेयर कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि हमारे पास में सेम फॉर्मेट है, a raised to the power n minus b raised to the power n upon a plus b will be completely divisible if n is even। तो n हमारे पास में यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू 4 है, जो कि इवन है। दैट मींस अगर मैं यहाँ पर 11 raised to the power 52 minus 1 रखूं न्यूमरेटर में, तो हमारे पास में वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 10 raised to the power 13 plus 1 से। 11 raised to the power 52 minus 1 को मैंने पहले इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं तो वो एक साथ हमारे पास में कंपेरेबल है, दैट मींस, और n की वैल्यू हमारे पास में इवन है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा 11 raised to the power 13 plus 1 से, ठीक है। दैट मींस रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाएगा। और वही हमसे पूछा गया था कि एग्जैक्टली डिविजिबल कौन सा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2021 के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एप्टीट्यूड सेक्शन में पूछा था क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया था रेगुलर पॉलीगन हैविंग 10 साइड्स। तो हमारे पास में n इक्वल टू 10 दिया, हमारे पास में साइड की वैल्यू 10 है, ठीक है। पूछा गया इंटीरियर एंगल बिटवीन साइड्स ऑफ पॉलीगन इन डिग्रीज। तो हमारे पास में जो इंटीरियर एंगल होता है हमारे पास में उसके बारे में पूछा गया कि उसकी वैल्यू क्या होगी अगर हमारे पास में हम एक पॉलीगन ले रहे हैं जिसकी साइड 10 है। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन having n sides is equal to होता है हमारे पास में 2n minus 4 into 90 degrees। ये होता है हमारे पास में सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन हैविंग n साइड्स का। तो हमारे पास में n की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 into 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में 10 into 2 minus 4 into 90 degrees, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गया 20 minus 4 16 into 90 16 नंबर 144 1440 डिग्रीज हो जाएगा हमारे पास में। ये क्या आ गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हमारे पास में कितने एंगल्स होंगे 10 एंगल्स होंगे। तो हमारे पास यहाँ पूछा गया इंटीरियर एंगल बिटवीन साइड ऑफ पॉलीगन, दैट मींस एक के बारे में पूछा है। जैसे हमारे पास में ये इंटीरियर एंगल का पूरा अगर सम हो गया हमारे पास में तो हमसे सिर्फ एक एंगल के बारे में पूछा है, तो दैट मींस हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा इसको 10 से, ठीक है, क्योंकि 10 साइड्स होंगे। तो इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, ये तो हमारे पास में सम आ गया, इसको साइड से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 144 डिग्री, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है, ठीक है। इंटीरियर एंगल बिटवीन साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, दो साइड के बीच में हमारे पास में जो इंटीरियर एंगल आएगा वो क्या आएगा 144 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये जो सेशन था वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां जाके व्हाट्सएप फेसबुक किसी के भी थ्रू अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।